हेलो, टीवी रह गया, कोई नहीं कैंसिल करा दो। मैं तो मना ही नहीं करता, कुछ कहता नहीं मुझे। तो घर पास हो गया ना। हाँ ना, मैं तो कुछ कहता नहीं। हाँ तो मालूम है। अच्छा, यहाँ लाइव हो गया। ओहो, नहीं बोल रखा मैंने, देरी के लिए किए थे। मैंने आज एक बच्चा को बुलाया है, तो बढ़िया किया भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी बच्चों को अपने ताऊ की तरफ से एक बार दोबारा नमस्ते। तो भैया कदे कदे हो जाए यूँ, देखो देरी के लिए खेद है, ठीक है ना। आसपास तुम्हारे खेत हैं, कहीं भी आंडाया करो देर हो जाए तो। नहीं, हाँ मैं तो आ ही लिया था, लेकिन चक्कर यह भाई मानस तो पंक्चुअल हो सके, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। आज मेरा मन था कि जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं उसमें से कहीं ना कहीं से आपसे कुछ ना कुछ पूछूं, रिवीजन कराऊं। लेकिन आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना कर रखी होगी कि कोई टेस्ट वेस्ट ना हो जाए, कोई ज़्यादा कुछ ना पूछ लें, है ना। इस चक्कर में तुमने पहले से ही सारा का सारा सौदा बिठा रखा था। तो एनी हाउ, एक बच्चा पूछ रहा है सर 12.2 का कुछ प्रॉब्लम थी बेटा, टेक्निकल इशू थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। देखो अगर आपके सामने मैं अवेलेबल हूँ तो हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू ऋषि। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। अब पढ़ लेते हैं, राइट। कल की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो टॉपिक आप कहेंगे, ठीक है। टीचर्स डे के बेस पे आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आपके पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल भी पढ़ा हुआ है, एक चौथा चैप्टर है, उसे भी हम शुरू कर सकते हैं, राइट रॉन्ग। और आपका ट्राइंगल एक चैप्टर है, उसे भी शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर है, वो भी शुरू कर सकते हैं, राइट। हाँ ट्राइंगल बोल रहे हैं बच्चे, ओके। प्रोबेबिलिटी है, वो भी कर सकते हैं। हाँ आज तो टेस्ट लेते हैं क्योंकि अब आपके कम से कम 15-20 मिनट खराब हो गए हैं। तो हम टॉपिक शुरू करेंगे कल। तो 12.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन बता दो सर। चलो पहले हम इनकी बात मान लेते हैं। 12.2 का 3rd क्वेश्चन, फिर हम आपका टेस्ट लेते हैं। अच्छा बेटे, ये एरोप्लेन वाला, हाँ चित्र नहीं था ना हमारे पास उस दिन, इसलिए हमने स्किप कर दिया था। लेकिन आप लोगों के पास तो किताब में होगा ये चैप्टर 4। कई बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4th और कुछ कह रहे हैं ट्राइंगल। तो दोनों में से हम टॉस कर लेंगे, जो आएगा वो स्टार्ट कर लेंगे, और जो ज़्यादा आने वाला है पेपर में उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3rd क्वेश्चन क्या है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.5 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। भाई अब हवाई जहाज बनाया है, तो हवाई जहाज देखो राधा ने कैसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये राधा ने एक हवाई जहाज बना रखा है और इस हवाई जहाज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। 12.2 का 9वां क्वेश्चन भी हम करा देंगे। 1 मिनट आप रुक जाइए, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, फिर आपसे बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डायमेंशन दे रखी है हमें, और वो डायमेंशन
हमें चश्मे के बगैर नहीं दिखेंगी तो हम चश्मा लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है 5 सेंटीमीटर, सिर्फ यहाँ लिखा है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ बीच में लिखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला, और यहाँ लिखा है 6.5 सेंटीमीटर, और ये पूरा बता रहा है इसको, और ये बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, ये भी बोल रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। आपको पूरा कागज बताना है कि राधा ने जो कागज इस्तेमाल किया है उसका क्षेत्रफल। बेटे कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल और 4th चैप्टर, इसमें से हमें चॉइस करनी है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम सिर्फ सवाल को देखते हैं। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल आ गया, हम इसको नाम दे दें। चलो, हमने ये A, ये B और ये C नाम दे दिया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, या फिर आप इसे एक हीरो फॉर्मूले से एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। रणधीर, थैंक यू, योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट, आई एम बेस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपको अच्छा लगता है इसीलिए मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है, वरना यकीन मानो कि जब बच्चे भी अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते हैं तो पढ़ाने वाले का मन भी नहीं करता। आप लोगों को श्रेय जाता है, तभी मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर पाता हूँ। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया है, तो इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब मैं अगर आपसे कहूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास ये तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। मुझे तो आपको समझाना है कि ये करना कैसे है आपको। ठीक, अब आप देख रहे हो कि यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो आपकी पाइथागोरस भी आपको दिखेगी। ये वाली जो साइड होगी ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं है। वैसे अगर इसका राइट एंगल ट्राइंगल का आप एरिया निकालोगे तो आप इसका एरिया ऐसे निकाल सकते हो। मान लो ये आपका नाम हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया F, ये हो गया G। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, मतलब अगर आप ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE निकालते हैं, मतलब इस त्रिभुज का दुगना निकालते हैं, तो ये दोनों कागज का क्षेत्रफल आपके पास आ जाता है। ठीक है, ओके। कैशव कह रहे हैं कि सॉरी आई एम लेट मैं भी आज लेट ही हूं, मतलब क्लास में लेट नहीं हूं, टेक्निकल इशू था जी। अब यहां पर हमारे पास आता है ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में ये 6.5 है, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको नाम दे देते हैं हम। ठीक है ना, G तक तो आ चुके हैं, इसे H दे देते हैं, इसे I नाम दे देते हैं, तो आपका BCIH। तो यहां पर हम एरिया ऑफ BCIH यहां तक जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास ये एक समलंब होगा जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। तो अब हम इसके एरिया की बात करेंगे, तो फिर हमारे पास इसको नाम HI के बाद J और ये K, और इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रिपीजियम यानी कि समलंब का HIJK। अब आप बताओ कि आपके पास जितना भी कंसेप्ट है, राइट, इजी मेथड से बताओ। इजी मेथड से बताने के लिए मैं अगर आप इसको बताना चाहूं तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना बेटा, ये तो उसने दे नहीं रखी, राइट। क्वेश्चन में अगर ये दे रखा होता तो मजा आ जाता, मैं इसे और इजी कर देता, बट ये चीज हमें गिवन ही नहीं है। आओ लो, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, पूरे चैप्टर में जो बचे हैं राखी अभी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, सब खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा नीचे लिखो, ओहो हवा में चला गया। ठीक, चलो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं इसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCIH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HIJK। अगर आप ये सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं तो आपने इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकाल लिया जिससे ये हवाई जहाज बनाया गया है। तो सबसे पहले हम कहें छोटे छोटे पार्ट निकालते हैं, देखते हैं कितने पार्ट हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो हम फर्स्ट पार्ट को निकालते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, जिसकी साइड्स हमारे पास कितनी है, 5 5 1 है। तो अब आप इंटेलिजेंट तो हो ही चुके हो, मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझाऊंगा ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक,
5 5 1 बटा में 2 करने से क्या आएगा, s का मान आएगा 10 और 1 11, 11 बटा 2 को आप लिख सकते हो 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 5.5 में से 5 घटेगा तो 0.5, फिर 5 घटेगा तो 0.5 और 1 घटेगा तो 4.5। ठीक है जी, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया एबीसी का, जो आप निकालना चाहते थे फर्स्ट केस को। तो ये आपके पास 55 मतलब 11 पंजे 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 5 और ये हो जाएगा 5 निम 45। नीचे देखिए आपके पास कितने सारे 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4। अब जोड़े बनाइए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और इसमें से निकल जाएगा आपका 3। तो आपका एरिया आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 और यहां से निकल गया जोड़ा बनने के बाद 100 अंडर रूट 11। तो 5 पंजे 25 से 75 यानी कि 0.75 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जहाज का सिर्फ इतना सा हिस्सा कैलकुलेट हुआ है, ये तो सिर्फ इतना सा हिस्सा कैलकुलेट हुआ, ये काम किया अभी हमने। अब जो हम काम करना चाहते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपके लिए, तो इसको आप निकाल सकते हैं हाफ इंटू में बेस मतलब 1.5 इंटू में परपेंडिकुलर यानी कि 6, ये इससे कट गया यानी कि दिस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी आपने निकाल लिया। थर्ड पार्ट को आप देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 6.5 है, एरिया ऑफ BCIH जिसको आप बोल सकते हैं L इंटू में B, जिसकी L की वैल्यू है 6.5 और B की वैल्यू है 1 यानी कि ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 पार्ट आपने निकाल लिए। चौथा पार्ट आपके लिए थोड़ा सा बड़ा काम है। बड़ा काम क्यों है? क्योंकि आपको इसके जो ये परपेंडिकुलर्स हैं इसकी लेंथ नहीं पता है। तो आपने क्या करना है, ये लेंथ निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर का ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है। और ये पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसकी जो मध्यिका है, मीडियन है, उसे आप निकालोगे तो क्या होगा, इसे मान लेते हैं एक पॉइंट हो गया P। तो IP की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो IP की लंबाई कैसे निकलेगी, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, IP हाफ इंटू IP इंटू यहां पर एक क्यू लिख लेते हैं, QJ। ये एरिया हो गया हमारा और ये एरिया आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर, मीन्स √3/4a²। IP और जो हमारा QJ है वो भी 1 है। तो IP की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसको अगर हम 1 लिख देते हैं, इसको अगर हम 1 लिख देते हैं तो 1 से 1 तो वैसे ही कट जाएगा। IP की वैल्यू ये 2 से 2 काट दोगे तो IP की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब आपके पास पूरा जो एरिया निकलना है वो कैसे निकलेगा। टुडे इज नॉट स्मार्ट बोर्ड बिकॉज देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, हम कल बात करेंगे स्मार्ट तरीके से। अभी हम बेसिक को करते हैं। अभी हमारे पास एरिया आएगा हाफ एरिया ऑफ HIJK, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 1 + 2 इंटू में हाइट √3/2। तो ये हो गया हमारा 3/4 √3। अब बच्चे इस कागज से समझ नहीं आया, मुझे मालूम है, ये वाला पहला पार्ट समझ आ गया होगा, दूसरा पार्ट समझ आ गया होगा, तीसरा आ गया होगा, चौथा नहीं समझ आया होगा। चौथा पार्ट वही है जो ट्रिपीजियम के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी समलंब का अगर आपके पास, किसी समलंब चतुर्भुज का आपके पास चारों भुजाएं यदि आपको दी हुई हैं तो बेटा ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक समानांतर चतुर्भुज बनाकर इस प्रकार बने हुए एक त्रिभुज में, इस प्रकार बने हुए एक त्रिभुज में उसका लंब निकाल सकते हैं और फिर समलंब का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। फोर्थ पार्ट ही दिक्कत हुई होगी, मुझे मालूम है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे, सेकंड पार्ट का तो एग्जैक्ट है, थर्ड पार्ट का भी एग्जैक्ट है, फोर्थ पार्ट का भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा, फिर जाके आप इसे ऐड करेंगे तो ये 19 या 20 यूनिट के आसपास आपका एरिया टोटल बनेगा। ठीक है, 19-20 क्यों कह रहा हूं, 9 और 6 15 तो यही हो गया, राइट। और ये भी 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, ये भी आपका कम से कम 1.3 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी उससे क्लियर होगा।
ठीक, मैं जो आपका ट्रिपीजियम वाला पार्ट है उसको यहां पर समझा देता हूं। आप पहले जितना किया हुआ है ना इसको नोट कर लो एक बार, राइट। आपका फोर्थ पार्ट में दोबारा समझा दूंगा। वीरेंद्र रोना नहीं है बिल्कुल भी बेटा, मैं पहुंचने नहीं आ पाऊंगा, बहुत दूर रहते हो आप। क्वेश्चन 7 भी बता दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ट्रिपीजियम अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो मैं आपका ट्रिपीजियम का कॉन्सेप्ट सुधार दूं तो फिर आप कह सकते हो कि बाकी सब तो आपको समझ आ गया है। लो, इसको हम क्लियर करके आपको सिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, बस चौथा पार्ट समझ नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस चैप्टर में ट्रिपीजियम की नॉलेज ठीक से नहीं हो पाई। तो क्यों ना आपका ट्रिपीजियम का जो बेसिक है उसे सुधार दिया जाए, उसके बाद फिर आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आइए ट्रिपीजियम समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ट्रिपीजियम में आपके पास ये साइड है 60 सेंटीमीटर, ये साइड है 90 सेंटीमीटर, ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी, और ये साइड है आपके पास 40 सेंटीमीटर और ये साइड है 50 सेंटीमीटर। आप अपने ट्रिपीजियम का बेस सुधारो। हाइट कैसे निकालें समझ नहीं आया, मुझे मालूम है राखी, बस इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाइट कैसे निकालनी है। आप हमेशा क्या करें, एक पैरेलल लाइन डाल दें इस तरीके से जिसकी मेजरमेंट इसके बराबर होगी। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, पैरेललोग्राम है। अगर ये वाला पोर्शन 60 सेंटीमीटर हो गया बेटा, तो 90 में से 60 चला गया तो कितना बचा इधर, 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो आपने अभी अभी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में एक ट्राइंगल बनाया है सी डी ई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्रिपीजियम में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई निकालेंगे, जिसमें आप बोलेंगे कि जो डी ई है वो पैरेलल टू ए बी है, राइट, और इसलिए जो डी ई होगा वो इक्वल टू ए बी होगा, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। फिर आपका जो ई सी है, राइट, वो बराबर होगा बी सी माइनस बीई। अब क्योंकि जो बीई है एडी पैरेलल है बीई के, इसलिए आप बोलेंगे एडी बराबर होगा बीई के। अब आपके ईसी की वैल्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि ये वैल्यू है 60 सेंटीमीटर के। आप देख रहे हैं कि बीसी की वैल्यू 90 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। इन ट्राइंगल CDE वो तो हमने पहले लिख ही लिया है। अब आपके पास एक साइड है CD जिसकी वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, DE जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 40 सेंटीमीटर, और EC जिसकी वैल्यू आपके पास है 30 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले S का मान निकालो, राइट। 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर अपॉन 2, 4 5 9 3 12, 120 सेंटीमीटर बटे 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब आप इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एरिया आ जाएगा आपका अंडर रूट एस माइनस ए, यानी कि 50 घटाएंगे 10, 40 घटाएंगे 20 और 30 घटाएंगे 30।
3 दूनी 6, 6 कम 6, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 बाहर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तक आपको समझ आ गया होगा। टीचर्स डे के दिन इसलिए नहीं आया था बेटा क्योंकि और टीचर्स की क्लास लगी हुई थी और मेरा शेड्यूल सैटरडे को नहीं लग पाया था, किसी और ने पहले से अरेंज क्लास करा रखी थी। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया और ये हमने मान लिया कि ये हमारा DN है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE को बराबर रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के, मतलब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के ही बराबर रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हाफ, और बेस हो जाएगा हमारा EC, और इनटू में आ जाएगा परपेंडिकुलर DN। फिर हमारे पास जो एरिया हमने निकाल रखा है 600, तो हमारे पास देखना ये होगा कि हाफ EC की वैल्यू कितनी है, 30 है, इनटू में DN इज इक्वल टू 600, 2 से इसे भाग करेंगे, 15 और 15 चौक 60, यानी कि 40 सेंटीमीटर का हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD निकालेंगे, जो कि बराबर होगा हाफ ब्रैकेट AD प्लस BC इनटू में DN। आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। AD की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 60 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 90 सेंटीमीटर और DN की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। 2 से इसे भाग कर दोगे तो 20 आ जाएगा, 9 और 6 15, 150 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज का जो चौथा वाला पार्ट था, ट्रेपीजियम वाला पार्ट था, अगर वो आपका वीक था तो वो अब ठीक हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है बेटा? ये आपकी हीरोन फार्मूला वाली एक्सरसाइज है जिसका हम आपको अभी एक क्वेश्चन करा रहे थे, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हवाई जहाज के अंदर बेस पे ट्रेपीजियम जो बना हुआ था वो ट्रेपीजियम आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने उसे दोबारा निकाल के डिटेल में समझाया ताकि ट्रेपीजियम में आप कभी ना फंसें अगर आपके पास उसकी चारों साइड्स अवेलेबल हैं तो। ओके वीरेंद्र, सेक्टर 8 में रहते हो? ओके, मैं बेटा मुखर्जी नगर रहता हूं। चलो मजा आ गया बच्चे, बहुत बढ़िया। सब सीखेंगे बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो या ट्राइंगल हो। आप ये देखो ना, 2 महीने में आप क्या कर सकते हो, 2 महीने में आप जितना कर सकते हो उससे भी ज्यादा और डिटेल में करा रहा हूं मैं आपको। अब आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूं। जो ये काम हमने किया, ये वाला, इस काम के बाद अगर आपको इसका एरिया निकालना होता, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, लॉजिक। जब एरिया निकालते हो तो फिर आप लंब निकाल रहे थे ना, आप चाहते हो कि आपको लंब भी ना निकालना पड़े, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आप इस 600 को सीधा एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। आमने सामने की भुजाएं आपके पास है 90 और 60, इन्हें जोड़ दो और इन्हें घटा दो, कितना आ गया? 150 और 30। यहां से आपको एक नंबर मिलेगा, इस नंबर को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया बिना परपेंडिकुलर निकाले ट्रेपीजियम का 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें बहुत आसान तरीका मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि ट्रेपीजियम के केस में आमने सामने की भुजा को जोड़ और घटाकर जो एक वैल्यू बने, उस वैल्यू से अगर आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया सीधे सीधे आपको पूरे ट्रेपीजियम के एरिया में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन दे देगा, आपको परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, लेकिन चक्कर ये कि आप लोग अभी ट्रिक वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, तो पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। और ट्रिक की जहाँ तक बात है तो मैं टॉपिक में जब आपका टेस्ट लूँगा, रिवीजन लूँगा, तो उसमें बताऊँगा और कैसे छोटा कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। सर पेज नंबर 203 का एग्जाम्पल नंबर 4, अभी आज मेरे पास RD शर्मा की बुक अवेलेबल नहीं है, वो मैं कल घर ले गया था, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको
डेफिनेटली आप रिपीट करा देना, मैं करा दूंगा। आज तो मैं आपको एनसीईआरटी से ही बता पाऊंगा जो प्रॉब्लम्स आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक सवाल और पूछ रहे थे आप, 9th क्वेश्चन पूछ रहे थे 12.1 का। नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ 12.1 देखें क्या है। ओके, एक खेत समलंब के आकार का है। अभी मैंने आपको समलंब पढ़ाया ना, अभी आपने 9th क्वेश्चन पूछा तो मेरे ख्याल से आपकी जरूरत पूरी हो गई होगी। एक खेत समलंब के आकार का है, समलंब जिसके लंब समान हो, जैसा कि मैंने अभी अभी पढ़ाया था, जिसकी समानांतर भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर हैं। 25 और 10 सेंटीमीटर है, और असमानांतर भुजाएं 14 और 13, ये सब मीटर में दिया हुआ है। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कहां दिक्कत है आपको। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक भी बता दी है ना, शॉर्ट टेक्निक भी बता दी, अभी समझ आ जाएगा आपको। ए बी सी डी, क्या करो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगी 14, और ये 25 है तो, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 10 है तो ये 25 है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। ए बी सी डी, और यहां लिख लिया मैंने ई, और यहां आ गया आपका एक परपेंडिकुलर एन। आपको ट्रिक से करना है ट्रिक से कर लो, डिटेल में करना है डिटेल में कर लो, जैसे आपका मन करे। फिलहाल आप क्या करेंगे, सीधे सीधे बोल दूं मैं आपको, ये 14 है, ये 15 है, 13 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई निकालते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट बता दो। 7th क्वेश्चन 12.2 मुझे कराना चाहिए या कर लोगे। अभी रोम्बस भी समझा दूंगा बेटा। ए आपके पास मान लीजिए 14 हो गई, बी आपके पास 13 हो गई, और सी आपके पास 15 हो गई। तो एस का वैल्यू निकालेंगे आप, 14 प्लस 13 प्लस 15 बटा में 2, 42 बटा में 2 21 मीटर। इतना करने के बाद आप डेल्टा निकालेंगे, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। 21 में से 14 गया, 7 13 गया, 8 15 में से गया 15 गया 6, ये हो गया 3 7 21, 8 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, और 6 का मतलब हो गया 2 3 6, और एक साथ तो रह गया ये वाला, 7 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, और 3 का बन गया। तो इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 12 7 84। अब आप बोलेंगे कि हाफ इंटू बी एन इंटू ई सी इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। बी एन की लंबाई आपको नहीं पता, और सी की लंबाई आपके पास 15 है, तो बी एन की लंबाई क्या हो गई, 3 से काटेंगे 28 या 84 होता है, 56 बटे में 5 मीटर। एरिया निकालेंगे आप ए बी सी डी का, तो आप बोलेंगे हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू में बी एन, हाफ ए बी इज इक्वल टू 10 प्लस 25 मीटर, बी एन इज इक्वल टू 56 बटा में 5, ये हो जाएगा 35 बटे में 2, 56 बटे में 5, 5 सतह 35, 2 से काटा 28, ये हो गया 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19। द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 196 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 एक बार और बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी एक्सरसाइज का बेटा, 12.2 और 12.1। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है देवेंद्र 12.2 का 8th क्वेश्चन, तो चलिए 12.2 का 8th क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन 5 ऑफ चैप्टर, अभी चैप्टर 6 में कहाँ जा रहे हो, इस चैप्टर को खत्म करो पहले।
12.2 का क्वेश्चन नंबर 8th भी देख लेते हैं। 7 नंबर बाकी है। अच्छा हाँ, पतंग वाला हमारे पास चित्र नहीं था और हमने बिना चित्र के ही सॉल्व किया था। क्या मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आ गया जब आपके पास चारों साइड्स अवेलेबल है? तो बोलो, कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन यू हैव 4 साइड्स? ओके, वेरी गुड 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 गुड, शाबाश। चलो, समझ आना चाहिए। जो चीज़ आप सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट, तो आप नंबर्स चेंज हो जाएंगे, पूछने का तरीका चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे होगा। ओके, अब टेस्ट नहीं हो सकता बेटा, आखिरी के 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बेटर होगा। फिर टेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है बच्चा, क्वेश्चन 7th हमारे पास है और एक काइट दे रखी है। इस पतंग वाले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 1 2 3 पार्ट है, मतलब ये है ऐसे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है। मतलब ये जो है ना, इसका जो डायगोनल है, मतलब ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इसका जो AC है वो 32 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है। ठीक है, और निचला भाग 6 6 6 8 सेंटीमीटर भुजा का समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये 6 और ये 6 और ये 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। बहुत आसान सवाल है। 3 शेड हैं, एक शेड ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम ऊपर वाले भाग की बात करें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। किसी भी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। जल्दी करेंगे और आसान तरीके से निकालेंगे। तो पहले भाग का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहां आपको पता होना चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। राइट, तथा बराबर होते हैं। In English, I can say that the diagonal of the square are equal and perpendicular bisector of each other. Are equal and perpendicular bisector of each other. तो इसका मतलब हुआ कि जो BD होगा वो भी इतना ही होगा। यहां पर लंब समद्विभाजक होने का मतलब है कि परपेंडिकुलर, और ये इक्वली डिवाइड होंगे। अब जब ये इक्वली डिवाइड होंगे तो बच्चे यहां पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं M। तो AM की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब AM प्लस MC इज इक्वल टू AC के बराबर होगा, और AM बराबर होगा MC के। राइट, तो आप बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ AM बराबर होगा AC के, ट्वाइस ऑफ AM बराबर हुआ AC की वैल्यू 32 सेंटीमीटर के। तो AM की वैल्यू आपके पास हो गई 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब आप पहले पार्ट का एरिया निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट। राइट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के बराबर। अब एरिया आप क्या निकालेंगे, हाफ इनटू में बेस, बेस हो गया BD, इनटू में परपेंडिकुलर यानी कि AM। तो बच्चे क्या करते हैं, BD की वैल्यू लिखते हैं, वो है 32, और AM की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 16। 2 से भाग करेंगे 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर होगा 256। अब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। आप बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया आया है
वो अगर 256 है तो सेकंड पार्ट का भी 256 ही होगा, क्योंकि इसका भी मान 16 और इसका भी 32 ही रहेगा। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यू हो गई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास सीधी सीधी बात है कि ए, बी और सी हमारे पास है, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, और एरिया क्या हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 20, यानी कि ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 पंजे 20 गुणा में 4 गुणा में 4, यहाँ से 2 और 4 निकल जाएगा, अंदर बचेगा 5, 4 दूनी 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों पार्ट्स का जो एरिया है माय डियर वो निकल गया। सर ऊपर वाली लाइन को इंग्लिश में लिखो। ओके, ऊपर वाली लाइन की इंग्लिश सुन लो। The diagonals of square are perpendicular bisector of each other. Perpendicular bisector of each other and इक्वल। अभी ने कितने सारे लोगों के जवाब देने होते हैं, गुस्सा नहीं होते यार। एक क्वेश्चन को जब देख लेता हूं तो पहले उसी को कराता हूं ना। अगला टॉपिक कौन सा होगा, देखो अब एक ही बच्चा एक ही चीज 4 बार लिखता है, उसकी वजह से ही आप बार बार कैसे पढ़ोगे। कमेंट्स आपके इतने सारे होते हैं, अगर मैं कमेंट बंद करके पढ़ाऊं ना तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको फिर टेंशन नहीं होगी, आप आराम से पढ़ते रहो जैसे सर पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स अपने आप इंप्रूव हो रहा है। अच्छा जी, 12.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 12.5 भी है क्या एक्सरसाइज? 12.1 और 2 तो है। आज का जो हमारा काम है वो आज इतना ही होगा। कल की क्लास में अगर कुछ रह गया होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। और बेटे डायगोनल दे रखा है, डायगोनल 16√2 जो आया था वो साइड आई थी जो पहले हमने कराया था। अभी मैंने इसको दूसरे तरीके से कराया। तब मैंने क्या किया था, मैंने इस पूरे के पूरे एरिया को निकालने के लिए साइड निकाली थी, और जब साइड निकालेंगे तो साइड क्या होता है, डायगोनल बराबर होता है a√2। तो डायगोनल को अगर आप 32 लिखोगे तो √2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आएगी, साइड की वैल्यू आएगी। हमने इस बार जब सॉल्व किया तो साइड तो कैलकुलेट की ही नहीं, बिना साइड के निकाल दिया, क्योंकि आकृति हमारे पास आ गई है, राइट। इसलिए हमने इस बार इस ट्राइंगल को जो कैलकुलेट किया वो हाफ इंटू बेस इंटू में परपेंडिकुलर के बेस पे कैलकुलेट किया, और आसान हो गया। अगर मैं साइड निकाल के पूरे का एरिया निकालता तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता तो भी 256 ही आएगा, क्योंकि इसका पूरा एरिया साइड की हेल्प से 16√2 की हेल्प से जब आप निकालोगे तो डबल आएगा 256 का, समझे। अभी ये हमारा कितना एरिया है देखो भाई, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये 32 था बेस और ये परपेंडिकुलर था, ये कट गया 16 गुणा 16 256। ठीक, चलो एनी हाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे वो कल डिसाइड करेंगे आपसे बात करके। थैंक यू, नमस्ते, सॉरी फॉर डिले फॉर द क्लास। कोई टेक्निकल इशू होता है, जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऐसा होता ही है। जब आप ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता हुआ होगा। जब आप अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते होंगे, अपने सर के पास पढ़ने जाते होंगे, तो वो भी 5-7 मिनट कहीं बिजी हो गए होंगे किसी टाइम। अगर आप उनके घर पढ़ने गए हो या वो आपके यहाँ आए हैं तो वो सारी चीज़ों की आपको भी आदत है, लेकिन यहाँ तो मुझे आदत नहीं है, मैं टाइम से आ जाता हूँ, पर कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। एनी हाउ, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।